नमस्ते डियर स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो एनालिसिस की जो सेशन है वो आपके लिए जारी है। आज भी हम लोग कवर अप करेंगे 6 स्टोरीज और फिर कुछ अभ्यास की बातें, कुछ सवाल मैं आपको दूंगा और जो पिछले सेशन में हमने सवाल लिए थे एमसीक्यूज, उनके भी आंसर मैं आपको आज जरूर दिखाऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। सेशन को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और पार्टिसिपेशन रेट भी बहुत अच्छा रखें। करके दिखाएंगे कि स्पिरिट होनी चाहिए, हर क्लास में होनी चाहिए। सबसे पहली कहानी है हमारी नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एनएमएचसी ये डेवलप किया जा रहा है गुजरात के लोथल रीजन में। एक एमओयू साइन हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के तहत। मेन आइडिया क्या है? मेन आइडिया है कि जो इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन इसको बनाना है और इसमें एड्यूटेनमेंट भी होना चाहिए। एड्यूटेनमेंट का क्या मतलब होता है? एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट, राइट। मतलब यहाँ पर हम लोगों को एजुकेट करेंगे, जो इंटरनेशनल टूरिस्ट है उनको बताएंगे कि लोथल क्या था, उसकी एंशिएंट कहानी क्या है, एंशिएंट हिस्ट्री से उसका क्या वास्ता है और कैसे बिगेस्ट फूड सिविलाइजेशन में से एक सिविलाइजेशनल प्लेस है ये। उसके साथ साथ एंटरटेनमेंट की बातें भी होंगी, कल्चरल बातें भी होंगी, राइट। इसके फीचर क्या है? 400 एकड़ के एरिया में बना हुआ है। इसमें हेरिटेज थीम पार्क बना हुआ नहीं है, बेसिकली माफ कीजिएगा, बनेगा 400 एकड़ के एरिया में बनेगा। क्या क्या बनेगा? हेरिटेज थीम पार्क, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम, मैरीटाइम इंस्टीट्यूट्स एंड इको रिजर्ट्स जैसी चीजें इसमें बनाई जाएंगी। यहाँ पर कुछ पवेलियंस भी होंगे जो कि कोस्टल स्टेट्स जो भारत के हैं उनमें वहाँ पे वो लोकेटेड होंगे और दिखाएंगे भारत के मैरीटाइम हेरिटेज और आर्टिफैक्ट्स के बारे में। मैरीटाइम आप मालूम ही है, कोस्टल इलाकों से रिलेटेड होता है मैरीटाइम। The unique feature of NMHC is the recreation of ancient Lothal city, which is one of the prominent cities of ancient India's Valley civilization। तो अब यहाँ से आता है आपका IVC का कंसेप्ट। IVC कब इवॉल्व हुआ था? 2500 BC में और 1500 BC तक आते आते खत्म हो गया था। लोथल IVC का ही एक पार्ट है गुजरात में। ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ऐसा मानना है कि जो लोथल है वो वर्ल्ड्स अर्लीस्ट नॉन डॉक यार्ड है। मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊंगा उसकी, जो कि कनेक्ट करता था हड़प्पन सिटी, जो सिंध में हड़प्पन सिटी थी, और जो सौराष्ट्र में जो उसका पेनिनसुला था। पूरा मैप आपको दिखाएंगे। तो उससे वहां के बीच का जो ट्रेड का कनेक्शन था ना, वो लोथल के जरिए ही था गुजरात में, जहां पर इसका डॉकयार्ड था, शिपिंग डॉकयार्ड। लोथल वाज एन इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर इन एशियंट टाइम्स। इसमें बीड्स, जेम्स, इनवैल्यूएबल ऑर्नामेंट्स और ये सारी चीजें वेस्ट एशिया, अफ्रीका से भी काफी कुछ ऐसे मतलब हिस्ट्री से जो है ना कुछ चीजें मिली हैं, कुछ ट्रेसेस मिले हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जहां तक बात करें तो ये इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। 2500 BC में फ्लरिश हुआ और एट प्रेजेंट अगर आप देखें तो पाकिस्तान या वेस्टर्न इंडिया वो इसके प्लेसेस हैं। इट वाज होम टू द लार्जेस्ट 4 एंशिएंट अर्बन सिविलाइजेशन। इजिप्ट की सिविलाइजेशन थी, मेसोपोटामियन सभ्यता थी, भारत और चीन, राइट। IVC नॉन फॉर इट्स ड्रेनेज सिस्टम। यहाँ पर बहुत अच्छे ड्रेनेज सिस्टम थे, मतलब जो नालियां थी कवर्ड थी, 90 डिग्री के एंगल पे कटती थी भैया, ठीक है। तो 90 डिग्री मतलब उस वक्त मैथ्स भी आ गई थी। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स वगैरह थे, घर के ऊपर घर का जो सिस्टम था, बेक्ड ब्रिक्स होते थे। तो बहुत ही अपने आप में जो है एडवांस सिविलाइजेशन उस वक्त में इसे माना जाता था IVC। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। फिलहाल इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स कहाँ पे डेवलप किया जाएगा? लोथल रीजन गुजरात में ये डेवलप किया जाएगा। इसके लिए MOU जो है वो साइन हो चुका है। अब आपको दिखाते हैं, ये वो मैप है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये रहा आपका लोथल, राइट। सौराष्ट्र का ये बिल्कुल नीचे वाला रीजन दिस इज, और यहाँ पर आपका जो है सिंध अगर आप देखेंगे तो अफगानिस्तान की तरफ। तो ये जो ट्रेड रूट था वो ऐसे करके कुछ ऐसे जाता था, राइट। राखी गढ़ी आप जानते ही हैं, मॉडर्न प्लेस जो फाइंड की गई थी हरियाणा में है ये। तो इस मैप को आप अच्छे से देखिएगा, फिर कभी इस पे फिर दोबारा बातचीत करेंगे, काफी विस्तार से बातचीत करेंगे IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर। और ये वो शिपिंग डॉकयार्ड है लोथल का। कितना मस्त लग रहा है ना, खूबसूरत लग रहा है कि नहीं लग रहा? जरूर बताइए कमेंट थ्रेड में। ये वो प्राचीन चीजें हैं, एंशिएंट प्लेसेस जो मिली हैं ASI को, राइट। अपनी दूसरी स्टोरी पे चलते हैं। ड्रोन सर्वेस फॉर नेशनल हाईवेज। हाल फिलहाल एक नया स्टेप, एक नया कदम लिया गया है। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI, उन्होंने बोला है कि भैया हम लोग ड्रोन की जो सर्वेलेंस है, जो ड्रोन का जो यूज है वो हम मैंडेटरी कर रहे हैं। किस चीज के लिए? कि जो भी हम नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं ना उसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे और वो ड्रोन्स के जरिए की जाएगी।
ठीक, ये सारे वीडियोस का जो संग्रह है वो कहाँ पे रखा जाएगा, तो नहाई का ही एक पोर्टल बनाया गया है डाटा लेक, उस पोर्टल पे जो है इन सबको बिल्कुल पब्लिश कर दिया जाएगा, उनका एक लाइब्रेरी उनकी वहां पे क्रिएट की जाएगी। ये स्टेप अपने आप में बहुत ही उम्दा स्टेप है। इस तरीके की चीजें प्रोजेक्ट्स को लेके, खासकर हाईवे के प्रोजेक्ट को लेके, उसमें ट्रांसपेरेंसी दिखाता है, यूनिफॉर्मिटी दिखाता है कि टेक्नोलॉजी का यूज किस तरीके से इन चीजों में भी किया जा रहा है। साथ ही साथ अगर कोई पंगा हो जाता है किसी भी हाईवे क्रिएशन को लेके या उसमें किसी भी तरीके का कोई स्कैम होता है तो उसमें दिखाया जा सकता है, उसको एविडेंस के तौर पे इन वीडियोस को यूज किया जा सकता है इन द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल्स एंड कोर्ट्स। साथ ही साथ एक नेटवर्क सर्वे व्हीकल NSV, इसके बनाने की बात भी की जा रही है। नेटवर्क सर्वे व्हीकल NSV, इसको भी बनाने की बात की जा रही है, जो कि ये सुनिश्चित करेगा कि जो हाईवेज है वो सही क्वालिटी के हैं या नहीं। क्योंकि अगर आपके पास जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वही अगर अच्छे नहीं है तो रोड एक्सीडेंट्स जो हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा टॉपिक है, वो बहुत ही ज्यादा मतलब अफेक्ट होगा। NSV में ये लोग क्या करेंगे, नेटवर्क सर्वे व्हीकल के अंदर में ये लोग लेटेस्ट सर्वे टेक्नोलॉजीज वगैरह जो होता है डिजिटल कैमरा के थ्रू, जैसे मैं आपको बता दूं कि टाइगर के लिए जैसा किया गया था ना कि टाइगर की कैप्चरिंग के लिए जो मतलब टेक्नोलॉजी लाई गई थी जू वगैरह में और नेशनल पार्क्स वगैरह में, सेम चीजें वो यहाँ पे हाईवे के लिए भी लेके आएंगे और उसको नाम दिया गया है नेटवर्क सर्वे व्हीकल्स, जिसमें हाई रेजोल्यूशन डिजिटल कैमरे का इस्तेमाल किया जाएगा, इमेजरी ली जाएगी, लेजर रोड प्रोफिलोमीटर और भी बहुत तरीके के जो रोड से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज हैं उनका यूज इसमें किया जाएगा। नहाई की अगर बात करें तो नहाई 1988 एक्ट के तहत सेटअप किया गया था। ध्यान रखिएगा ये सवाल आता है पेपर में, व्हेन वाज नहाई सेटअप, सो ईयर याद रखना है 1988। इनका मेजर फंक्शंस तो है कि आप नेशनल हाईवेज प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं, साथ ही साथ उसकी मेंटेनेंस और मैनेजमेंट को भी देखते हैं, और ये सारा जो जिम्मा है वो केंद्र सरकार के अंदर आता है। कल बहुत अच्छा एक लेख आया था द हिंदू के आर्टिकल में, उन्होंने बोला था यूनियन वर्सेस सेंटर। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी सेंटर वर्ड नहीं है, सेंटर गवर्नमेंट नहीं है, क्या वर्ड है वहां पर, यूनियन गवर्नमेंट है, राइट, बिकॉज आर्टिकल 1 कहता है कि यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात करता है। तो बहुत ही अच्छा आर्टिकल था, आप में से जितनों ने पढ़ा होगा वो आर्टिकल जरूर बताइएगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, मुझे तो बहुत उम्दा लगा। तो यूनियन वर्ड आया तो वहां से मैंने सोचा कि थोड़ी सी वो बातें भी आपको बता दी जाए। तो जो नेशनल हाईवेज हैं वो यूनियन गवर्नमेंट के तहत ही मेंटेन की जाएंगी, जबकि जो स्टेट हाईवेज हैं वो स्टेट गवर्नमेंट या उनकी स्टेट अथॉरिटीज जो है वहां पर देखेगी। आर्टिकल और ये किस लिस्ट में आता है तो ये भी आपको याद रखना है, यूनियन लिस्ट 7th शेड्यूल, इसके अंदर ये आता है नेशनल हाईवेज वगैरह। आर्टिकल 257 क्लॉज 2 कहता है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन की, उसको इस दिशा में एक्सटेंड किया जा सकता है राज्य के प्रति, टू कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन डिक्लेयर्ड इन द डायरेक्शन टू बी ऑफ नेशनल और मिलिट्री इंपॉर्टेंस। तो सारा डेवलपमेंट का जो दारोमदार है वो ये भी है कि वो राज्य तक भी मतलब पहुंचा सकते हैं, दे सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। नेशनल हाईवेज इन द कंट्री आर नोटिफाइड बाय द नेशनल हाईवेज एक्ट 1956 के तहत इसको नोटिफाई भारत में किया जाता है। तो बहुत ही अच्छी खबर थी ये, बहुत ही बढ़िया खबर थी। इसमें से बहुत सारे सवाल MCQs में पेपर के हिसाब से काफी रेलेवेंट है और बनाए जा सकते हैं और बनेंगे भी और पेपर में आएंगे भी, तो इसको आप अच्छे से कवर अप कीजिएगा। ये रोड नेटवर्क का इन्फोग्राफिक आपके लिए लगा दिया है मैंने। तो आज के लिए आपका पहला सवाल कि सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है, जरूर बताइएगा कमेंट थ्रेड में। भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ भारत में कितने वाटरवेज हैं, नेशनल वाटरवेज कितने हैं भारत के अंदर, ये भी बताइएगा, राइट। उस पर फिर कभी बातचीत करेंगे। तीसरे अपनी स्टोरी पे आते हैं, बायोटेक किसान प्रोग्राम। बायोटेक किसान प्रोग्राम जो है ये एक तरीके का साइंटिस्ट फार्मर पार्टनरशिप स्कीम है जो 2017 में लॉन्च किया गया। देखिए यूपीएससी इसी तरीके के सवाल उठाता है, पेपर ले रहा है 2021 में, सवाल पूछेगा 2017-18 के स्कीम्स के ऊपर और जो अभी करंट ट्रेंड्स में आए हैं, राइट। तो ये तो अच्छे से कर लेना आप इसको, इस पे सवाल अभी तक बने नहीं है लेकिन पक्का बनेंगे। तो ये साइंटिस्ट फार्मर पार्टनरशिप स्कीम है, 2017 में लॉन्च किया गया था। जहां तक बायोटेक किसान की बात करें तो इट मींस बायोटेक कृषि इनोवेशन साइंस एप्लीकेशन नेटवर्क, पैन इंडिया इनिशिएटिव है, पूरे भारत में लागू किया जाएगा। हब एंड स्पोक मॉडल के इसको कहा जाता है, हब एंड स्पोक मॉडल। काम क्या करेगा, इनोवेशन, नवाचार और उद्यमिता जैसी जो स्किल्स हैं वो फार्मर्स के अंदर डेवलप करने की बात की जाएगी, खासकर वुमेन फार्मर, राइट, जो कि बहुत ज्यादा अफेक्ट अब हो रही हैं। इन दिस प्रोग्राम फार्मर्स आर एबल टू गेट द बेस्ट ग्लोबल फार्म एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। दिस स्कीम, तो इसके जो मतलब पालन करता है, जो करता धरता है वो कौन है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हाल फिलहाल इसमें जो है एक न्यूज आई है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि अब हम इसे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी डेवलप करेंगे।
इस स्कीम में अभी तक 146 बायोटेक किसान हब जो है डेवलप किए गए हैं, 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन और 110 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को कवर अप किया गया है। 2 लाख से ज्यादा किसानों को इससे बेनिफिट मिला है और एट प्रेजेंट नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है उस पर फोकस किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर 70% जो वर्कफोर्स आबादी है वो एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में इंगेज है। बायोटेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर तो मिलके क्या बनेगा, एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी। ये अपने आप में बहुत तरीके की विविध रूप की जो है, विभिन्न प्रकार के जो है टूल्स, ट्रेडिशनल टेक्निक्स, इन सबको उजागर करता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग वगैरह वगैरह चीजों को लेके आता है। जैसे जेनेटिक मॉडिफाई प्लांट्स, बीटी कॉटन। आप बता सकते हैं इसमें बीटी का क्या मतलब है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीटी हियर, राइट? जरूर बताइएगा कमेंट थ्रेड में कि बीटी कॉटन में बीटी का क्या मतलब है। तो इसके कुछ फाइनेस्ट एग्जांपल है। जीएमओ कहते हैं जिसे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। देयर इज अ लेस लॉस। इनके जो बेनिफिट्स वगैरह हैं वो ये हैं कि हार्वेस्ट के बाद लॉस कम होता है, क्रॉप्स को आप अच्छे न्यूट्रिएंट वैल्यू में मॉडिफाई कर सकते हैं, साथ ही साथ किसानों के लिए जो काम बहुत आसान करता है, प्रोडक्टिव करता है और कुछ प्रॉफिटेबल आउटकम्स और एक्टिविटीज उनके लिए लेके आता है। डिसएडवांटेज ये है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का खतरा है, ऐसा बताया जाता है, साइंटिस्ट लोगों का कहना है। दूसरा कि प्लांट स्पीसीज की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको हर्ट करता है और साथ ही साथ सुपर वीड्स के बनने के इसके पूरे पोटेंशियल रहते हैं। तो ये कुछ मैंने चीजें आपके लिए बता दी है। बायोटेक किसान प्रोग्राम लॉन्च इन वैन 2017 में लॉन्च किया गया था, तो याद जरूर रखना है आपको। बहुत ही खूबसूरत इन्फोग्राफिक आपके लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का कमाल देखिए कि किस तरीके से बैक्टीरिया लिया, फिर उसका डीएनए एक्सट्रैक्शन किया, फिर उसकी क्लोनिंग की, फिर उसको ट्रांसफॉर्म किया और फिर सेल टिश्यू कल्चर के तहत उसे प्लांट ब्रीडिंग के तहत फिर उगा दिया। यही है जीएम क्रॉप, समझ गए आप? जीएमओ के थ्रू, जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिजम्स के तहत। अगली कहानी पर चलें तो डीलिमिटेशन एक्सरसाइज इन जम्मू एंड कश्मीर। तो ये मामला अभी फिर से गर्मा गया है जम्मू और कश्मीर का। अभी हाल फिलहाल मीटिंग हुई थी, कल मीटिंग की है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, राइट? तो दिल्ली से दूरी कम करो और दिल से दूरी भी कम करो, ऐसा नारा उन्होंने वहां पर दिया। डीलिमिटेशन है क्या? डीलिमिटेशन इज एन एक्ट ऑफ रीड्राइंग द बाउंड्रीज, जिसमें बाउंड्रीज छोटी भी हो जाती हैं, बड़ी भी हो जाती हैं। वो डिपेंड करता है किस तरीके से आप उसे रीड्रॉ कर रहे हैं एज पर द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन अ प्रोविंस, जहां पर एक लेजिस्लेटिव बॉडी है और इसमें पूरी तरीके से मदद कौन करता है? ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसमें पूरी तरीके से मदद करते हैं। इन कामों को करने के लिए कमीशन बनाया जाता है जिसे डीलिमिटेशन कमीशन कहा जाता है। वो कमीशन के पास पावर इतनी तगड़ी है कि उसको कोई भी कोर्ट में, यानी कि उन्होंने जो डिसीजन ले लिया, किसी भी कोर्ट में वो चैलेंज नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ जो कमीशन है उसको अपॉइंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं और इनके इस कमीशन के साथ जो काम करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, जो इनको पूरी तरीके से मदद करते हैं, वो ईसीआई करते हैं। इसका कंपोजिशन अगर हम देखें कमीशन का, डीलिमिटेशन कमीशन का, तो इसमें एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और रिस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है जिस स्टेट पे बात की जा रही है। अब इसमें जो प्रोसेस है ये कैसे किया जाता है? तो पॉपुलेशन साइज के ऊपर इसमें बातचीत की जाती है। तो इसमें एक डिसएडवांटेज ये निकल के आता है कि जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पर उसकी जो मतलब सीट्स हैं उसको इंक्रीज कर दिया जाता है, और जो स्टेट्स पॉपुलेशन कंट्रोल बहुत अच्छा कर रहे हैं तो वहां पे सीट्स घटा दी जाते हैं। ये एक डिसएडवांटेज इस प्रोसेस का माना जाता है, जो मैंने आपको बता दिया। मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन देना टू द इक्वल सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन इन ऑर्डर टू एंश्योर अ फेयर डिवीजन ऑफ ज्योग्राफिकल एरियाज, कि सभी तरीके के पॉलिटिकल पार्टीज, उनके कैंडिडेट्स जो हैं इलेक्शंस को अच्छे से कंटेस्ट करें और एक बिल्कुल मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड को क्रिएट करने की बात की जाए। तो उद्देश्य तो बहुत अच्छा है, लेकिन डिसएडवांटेज जैसा मैंने आपको बताया ना कि इस तरीके के डिसएडवांटेजेस आते रहते हैं। तो ग्राउंड रियलिटी बहुत डिफरेंट होती है। पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन बहुत अलग अलग चीज है, राइट? पहले पॉलिसी ड्राफ्ट की जाती है, फिर इंप्लीमेंट किया जाता है और इंप्लीमेंट करने में पसीने छूटते हैं। उसके बाद अगर इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें तो आर्टिकल 82 आप याद रखिएगा, डीलिमिटेशन एक्ट को इनेक्ट करता है हर सेंसस के बाद। 2021 का सेंसस अभी कुछ पता नहीं है। द डीसी एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1952, तो पहली बार 1952 में आया और उसके बाद फिर 4 बार ही केवल पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में ये लागू हुआ। कब हुआ? 1952, 1963, 1973, 2002, इससे एक साल पहले कर लेना तो वो सेंसस था। 1981 का सेंसस गायब है, तो नहीं लिया गया। 1991 का सेंसस गायब है, ये दोनों इस्तेमाल नहीं किए गए हैं, तो इसको आप ध्यान रखना। करंट डेवलपमेंट में बात करें तो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा उथल पुथल हुआ। धारा 370 हटा दी गई और जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड को समाप्त करके उसे 2 यूटी में विभाजित किया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। 6 मार्च 2020 को एक डीलिमिटेशन कमीशन बिठाई गई और ये बोला गया कि हम आपको सीट्स एलोकेशन वगैरह देंगे। और एक मजे की बात आपको मैं बताता हूँ, 5 अगस्त 2019 से पहले जब डीलिमिटेशन होता था बहुत पहले, यानी इन ईयर्स में, तो उसमें कैसे होता था, क्या प्रोसेस होती थी? तो लोकसभा सीट्स के लिए पार्लियामेंट का दिया जाता था
यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से चलता था सारा कुछ लोकसभा सीट्स के लिए, जबकि असेंबली सीट्स के लिए जम्मू कश्मीर का जो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था उसको कंसीडर किया जाता था। तो ये जो स्पेशल स्टेटस का दर्जा 370 से मिला हुआ था, तो 370 के मतलब हटने के बाद, एब्रोगेट होने के बाद फिर पूरी तरीके से ये पार्लियामेंट के पास ही आ चुका है। इसमें बोला है, मीटिंग हुई है, पिछली कल ही मीटिंग हुई है, तो उसमें बोला गया है कि पूरी तरीके से सही मौका है ये, और जम्मू कश्मीर को जो है एक स्टेटहुड हम दे देंगे, क्योंकि अभी सब कुछ बहुत शांत है, बहुत बढ़िया है, सीज फायर हुआ पड़ा हुआ है, बॉर्डर पे शांति है वगैरह वगैरह सारी बातें की हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड फिर से उसे वापस मिल जाएगी, राइट। तो ये था डिलिमिटेशन एक्सरसाइज इन जम्मू एंड कश्मीर, इससे रिलेटेड सारी बातें, और बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आई एम अगेन रिपीटिंग, पॉलिटी में क्वेश्चन पक्के बनेंगे डिलिमिटेशन कमीशन से, तो अच्छे से इसको करके जाइएगा। ये वो मैप है, ध्यान रखिएगा, बहुत खूबसूरत सा मैप। अगली कहानी पे चलें तो पिग्मी हॉक्स एंड ब्लैक शेल टर्टल, बेसिकली ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल। क्या इशू है? अभी हाल फिलहाल 8 पिग्मी हॉक्स का मतलब है जंगली सुअर। तो जो 8 पिग्मी हॉग्स हैं उनको मानस नेशनल पार्क में ट्रांसफर किया गया है, रिलीज किया गया है। किस प्रोग्राम के तहत? तो पिग्मी हॉग कंजर्वेशन प्रोग्राम, ये आपको ध्यान रखना है, PHCP। इसमें इन्होंने टारगेट किया है कि 2025 तक हम 60 ऐसे जंगली सुअर को मानस जो नेशनल पार्क है आसाम के अंदर, उसमें हम रिलीज कर देंगे। पिग्मी हॉक्स क्या है? तो ये विश्व के सबसे छोटे और रेयरेस्ट जंगली सुअर हैं। इनका जो नेटिव है वो एलुवियल ग्रास लैंड्स है, जलोढ़ीय जो घास के मैदान है वहां पर ये पाए जाते हैं, खासकर सदर्न फुटहिल ऑफ हिमालयस में। एंडेमिक टू इंडिया है। दे आर ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट थ्रेटेंड एनिमल्स, और अगर हम इनकी लिस्टिंग की बात करें तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है IUCN रेड लिस्ट में, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो जंगली सुअर है वो क्या है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड इन IUCN रेड लिस्ट, और शेड्यूल 1 में आते हैं ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। PHCP पढ़ लीजिएगा वीडियो को स्टॉप करके, उसमें सारा कुछ मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ब्लैक सॉफ्ट सेल टर्टल की बात करें तो फ्रेश वाटर स्पीसीज है, और इसकी कैटेगराइजेशन क्या है? ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, तो इसको भी आप अच्छे से नोट बना के लिख लीजिएगा, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। और जबकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इन्हें किसी भी तरीके की लीगल प्रोटेक्शन नहीं है, मतलब शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 इसमें से किसी में भी ये नहीं आते। इनका साइंटिफिक नेम अगर हम देखें तो इनका साइंटिफिक नेम है निल्सोनिया निग्रिकेंस, राइट। इशू क्या हुआ है? इशू ये हुआ है कि हाई ग्रीवा माधव टेम्पल कमेटी, जो कि आसाम की कमेटी है, उन्होंने एक मेमोरेंडम, यार ये मेमोरेंडम बड़े साइन हो रहे हैं आजकल, पता नहीं क्या हो रहा है, तो इन्होंने भी एक मेमोरेंडम जो है वो साइन किया है, किसके साथ? 2 ग्रीन NGOs के साथ, आसाम स्टेट जू, बोटेनिकल गार्डन के साथ, कामरूप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, कि हम ये जो रेयर फ्रेश वाटर स्पीसीज है इनकी सुरक्षा करेंगे, इनको कंजर्व करेंगे, राइट। तो इस तरीके की जो पूरी ये बातें हैं इसमें उठ के फिर ये नाम सामने आया है, ब्लैक सॉफ्ट सेल टर्टल, राइट। तो ये था हमारे तरफ से इस स्टोरी में। अगली स्टोरी पे चलें तो टीबी मुक्त भारत। इशू क्या है? अभी हाल फिलहाल जो हमारे मिनिस्टर हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उन्होंने एक मीटिंग चेयर की है, जिस मीटिंग का नाम था टीबी मुक्त भारत, और ये उसका 4th एडिशन था। इसमें उन्होंने देखा कि किस तरीके से भारत की जो लड़ाई है टीबी के विरुद्ध, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, उसको रिव्यू किया गया। साथ ही साथ इंडिया कमिटेड है, आप जानते हैं कि टीबी को कब तक हटाने की बात की जा रही है भारत से? 2025, जबकि WHO कह रहा है कि हम टीबी पूरे विश्व से 2030 में ही हटा देंगे। तो इंडिया ने अपना टारगेट 5 साल पहले ही खींच लिया है, राइट। फॉर फुलिंग हिज एम्बिशियस गोल्स, इंडिया ने बहुत तरीके के मतलब प्रोग्राम लॉन्च किए, जिसमें से एक प्रोग्राम का नाम है नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। इसका पहले नाम कुछ अलग था, फिर नाम को चेंज किया गया, और पिछले साल 2020 में ही टीबी की स्ट्रैटेजी रिपोर्ट भी आई थी। कुछ और इनिशिएटिव भारत सरकार ने लॉन्च किए हैं, निक्षय इकोसिस्टम, निक्षय पोषण योजना, टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन, सक्षम प्रोजेक्ट जो कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज का ही है। साथ ही साथ मिनिस्ट्री ने एक एनुअल टीबी रिपोर्ट 2020 भी लॉन्च की, और हो सके तो जल्दी ही हम 1-2 महीने में टीबी रिपोर्ट 2021 भी देखेंगे। फिर हम उस पर फिर विस्तार से इस पर पूरी बातचीत करेंगे, टीबी का क्या मतलब, क्या स्टेट है भारत के अंदर में, और क्या क्या चीजें इसमें की जा रही हैं, क्या मेजर डेवलपमेंट है। फिलहाल के लिए संक्षिप्त में ब्रीफ में हम इतना ही कवर अप कर लेते हैं। टीबी किससे कॉज होता है? तो बैक्टीरिया से कॉज होता है, जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो कि आपके लंग्स को अफेक्ट करता है। यहाँ देख रहे हैं ना आप, ये लंग्स को जो है वो आपके अफेक्ट करता है। उसके बाद इसमें ये स्प्रेड कैसे होता है? तो पर्सन टू पर्सन हो सकता है, खांसने से हो सकता है, छींकने से हो सकता है, थूकने से हो सकता है, इन सब चीजों से ये स्प्रेड किया जा सकता है। इसके कुछ सिम्टम्स है, जैसे कि वेट लॉस होना, नाइट में यानी रातों में पसीने आना, चेस्ट पेन होना, कमजोरी आ जाना, खांसना और खांसने में बलगम आना, फिर उसमें खून के थक्के आना, तो ये सारे जो हैं इसके सिम्टम्स हैं।
क्या ये क्योरेबल है? बिल्कुल पूरी तरीके से क्योरेबल है। एंटी टीबी मेडिसिन अवेलेबल है मार्केट के अंदर में और पूरा जोर शोर से काम इस पे किया जा रहा है और भारत ने इस पे बहुत बढ़िया काम कर रही है अभी तक। बाकी देखेंगे जब एनुअल टीबी रिपोर्ट 2021 आएगी तो उसमें देखेंगे कि क्या गवर्नमेंट का कहना है। राइट, तो ये सारी स्टोरीज थी हमारी तरफ से। एक बार दोबारा आपको सारी स्टोरीज दिखा देते हैं, कैसी लगी जरूर बताइएगा। सबसे पहली स्टोरी थी हमारी NMHC नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स लोथल। ड्रोन सर्विस फॉर नेशनल हाईवेज पे हमने बातचीत की। बायोटेक किसान प्रोग्राम पे हमने बातचीत की। डिलिमिटेशन एक्सरसाइज जो जम्मू कश्मीर में होने जा रही है उस पर बातचीत की। पिग्मी हॉग्स एंड ब्लैक सॉफ्ट सेल टर्टल स्पीसीज को देखा और ट्यूबरक्लोसिस मुक्त भारत, टीबी मुक्त भारत पे हमने बातचीत की। राइट, एमसीक्यूज पिछले सेशन में ये सवाल पूछे गए थे, जैसे कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे लोकेटेड है, तो करेक्ट आंसर था ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है। एक बात मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से इसका पतन हो रहा है, मतलब ग्रेट बैरियर रीफ को जिस तरीके से मतलब खतरा हो रहा है, तो यूनेस्को ने सोचा कि इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट से हटाकर डेंजर लिस्ट में रख दिया जाए, जिसपे ऑस्ट्रेलियन सरकार ने काफी प्रतिक्रिया जाहिर की है। तो मामला बहुत गरमाया है और मेरे हिसाब से परीक्षाओं में इस पे सवाल बनेगा और ये तो बड़ा सिंपल सा कॉमन सवाल है, बहुत बार पूछा भी गया है। येलो गोल्ड 48 हाल फिलहाल न्यूज में देखा गया। ये एक तरीके का क्रॉप है और ये वाटरमेलन क्रॉप है, तो ध्यान रखिएगा, इट इज अ वाटरमेलन। इसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स 2020, इसमें अगर ई कॉमर्स फर्म को रजिस्टर कराना है तो DPIIT के पास जाना पड़ेगा। किस मिनिस्ट्री के तहत आता है जरूर बताइएगा कमेंट थ्रेड में कि DPIIT किस मिनिस्ट्री के तहत आती है। फिर एलिफेंट कॉरिडोर पे हमने बातचीत की। इसका करेक्ट आंसर है बी, सिर्फ दूसरा कथन ही सही है, पहला वाला गलत है। राइट, और आज के सवाल आपके लिए मैंने लिस्ट अप कर दिए हैं। एक कैश रिवॉर्ड दिया गया है। किस राज्य की सरकार ने यह घोषणा किया है कि अगर आप ज्यादा बच्चे पैदा करोगे तो हम आपको पैसे देंगे? तो ये तो बड़ा ही मतलब काम की न्यूज है यार। तो ये 4 ऑप्शन है आपके पास, जरूर बताइएगा क्या आंसर है। वर्ल्ड म्यूजिक डे, विश्व म्यूजिक दिवस फ्रांस से शुरू हुआ था 1982 में, कब सेलिब्रेट किया जाता है जरूर बताइएगा। और तीसरा सवाल है कि विश्व का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट ये कौन से स्टेट में प्लांट किया जा रहा है? तो जरूर बताना है आपको। तीनों सवालों के जवाब दीजिए, कमेंट थ्रेड में आंसर लिखिए। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। पहला क्या था कि ऐसा राज्य जिसमें ज्यादा बच्चे पैदा करने पे इनाम मिल रहा है, कैश रिवॉर्ड मिल रहा है। वर्ल्ड म्यूजिक डे कब मनाया जाता है? और फिर वर्ल्ड फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट कहाँ पे प्लांट किया जा रहा है? राइट, इकोनॉमिक क्रैकर का शानदार कोर्स आप ही लोगों के लिए है, जल्द शुरू हो रहा है 8 जुलाई से। एनरोल करिए, दोस्तों को भी कराइए। पीटी के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज भी ऑन है, बिल्कुल लाजवाब कोर्सेज है, मजा आ जाएगा आपको। टीम लगातार इसी तरीके से आपके लिए मेहनत कर रही है और करती रहेगी। हम इसी तरीके से मिलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।